नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इकाई 4 का अध्ययन करेंगे। इकाई 4 में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से स्पष्ट है, विद्युत से चुंबक और ये प्रेरण। प्रेरण मतलब प्रेरित होना, उत्पन्न होना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात चुंबक द्वारा विद्युत उत्पन्न होना, ये हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अर्थात चुंबक के माध्यम से किसी कुंडली पर या फिर किसी बंद धारावाही लूप में धारा प्रवाहित होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। तो हम जानते हैं, हमने पिछले बार अध्ययन कर चुके हैं कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका अध्ययन हमने पिछले पाठ में कर चुके हैं, इससे पूर्ववर्ती पाठ में। यदि किसी चालक पर धारा I प्रवाहित हो रही है तो उस चालक के चारों ओर संकेंद्री वृत्त में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, ये हम जानते हैं। अर्थात किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस खोज के बाद स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठने लगा कि इसके विपरीत अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। यह जो बात है सन 1820 में H.C. आर्स्टेड ने बताया था कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए, ऐसा इन्होंने तर्क लगाया। और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए इंग्लैंड के माइकल फैराडे और अमेरिका के जोसेफ हेनरी ने समकालीन प्रयोग किए हैं। फैराडे ने कई प्रयोग किए, कई वर्षों तक प्रयोग किए, और उन्होंने प्रयोग किस में किए? एक चुंबक और एक धारामापी। धारामापी अर्थात जिससे हम धारा का पता लगा सकते हैं, धारामापी से जुड़ी कुंडली में, है ना। कुंडली क्या होता है? एक तार होता है जो बंद लूप में होता है ना। एक तार हो गई इस प्रकार से, वो इस प्रकार से राउंड शेप में रहता है, जिसको हम धारा लूप भी बोलते हैं। तो फैराडे ने कई वर्षों तक चुंबक और धारामापी से जुड़ी कुंडली के साथ प्रयोग किया, परंतु उन्हें किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली, जिससे वह हार कर आगे प्रयोग करना बंद कर दिया और हार मानकर जो चुंबक है ना, चुंबक NS, इस चुंबक को इस कुंडली के अंदर वह फेंक दिया। तो इस कुंडली से जुड़े धारामापी में विक्षोभ उत्पन्न होने लगा, है ना। थक हार कर वह इस चुंबक को इस कुंडली में फेंक देता है। कि कौन? फैराडे। तब वह देखता है कि इस धारामापी में, इस कुंडली से जुड़ी हुई धारामापी में, धारामापी के संकेतक में विक्षेप, क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है ना। इसकी पुष्टि उन्होंने कई वर्षों तक प्रयोग करने के पश्चात 1831 में स्पष्ट किया कि जब एक चुंबक को तार के एक लूप अर्थात बंद परिपथ के पास लाया जाता है या फिर उससे दूर ले जाया जाता है, तो उस लूप में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है ना। और यह धारा उस समय तक प्रवाहित होती है जब तक यह चुंबक इस कुंडली में गतिशील है, इस कुंडली के भीतर गतिशील है। और चुंबक को स्थिर करने पर इस लूप में, चुंबक को स्थिर रखकर लूप में चलाने पर इसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब कभी एक चुंबक, है ना, जब कभी एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होता है, अर्थात या तो चुंबक गतिमान होगा या फिर कुंडली गतिमान होगा या फिर दोनों गतिमान होगा। तो चुंबक और कुंडली के मध्य जब भी आपेक्षिक गति होता है तो इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण इस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। और जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे
प्रेरित धारा कहते हैं और यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। अर्थात चुंबक द्वारा विद्युत उत्पन्न होने, है ना, प्रेरित होने की घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कह सकते हैं। तो पुनः इसको एक बार और समझ लेते हैं कि जब भी एक कुंडली क्या होता है, एक लूप होता है, अर्थात उसमें तार का एक लूप होता है, तार इसमें बहुत सारे घिरे हुए होते हैं, इसको हम कुंडली कहते हैं। और यह कुंडली एक धारामापी के माध्यम से जुड़ा होता है। तब हम इस चुंबक को इस कुंडली के साथ गति कराते हैं, है ना, दोनों के बीच आपेक्षिक गति होती है, जिसके कारण इस धारामापी जी के संकेतक में विक्षेप उत्पन्न होता है, अर्थात इस धारामापी में, इस कुंडली में क्षणिक रूप से धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब भी किसी चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं, है ना। इसको सर्वप्रथम फैराडे ने अवलोकन किया था। तो इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इस कुंडली में धारा प्रेरित होने की घटना के संबंध में फैराडे ने कुछ नियम दिए हैं, जिसे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं, है ना। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में प्रयोग किया बहुत, और उस प्रयोग के आधार पर दो नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, है ना। इन्होंने दो नियम दिए, ठीक है, किसके संबंध में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो घटना क्या है हमारे पास, विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना। तो घटना क्या है, एक चुंबक है और एक कुंडली है, दोनों के बीच गति होती है। तो किसमें धारा उत्पन्न होती है, कुंडली में, है ना। किसके कारण, चुंबक और उस कुंडली के बीच जब भी गति होती है तो उस कुंडली में धारा प्रेरित हो जाती है, अर्थात धारा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, चुंबक आ गया और कुंडली आ गया। तो कुंडली और चुंबक दोनों में गति होती है तो उस कुंडली में धारा प्रेरित होती है ना। तो इससे होगा क्या, जब भी हम बंद परिपथ अर्थात कुंडली में चुंबक की गति कराएंगे या फिर चुंबक और कुंडली के मध्य जब भी गति होगा तो उस बंद परिपथ में, अर्थात कुंडली किससे कनेक्टेड है, हमारा धारामापी से, तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, है ना। और उस बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उस विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होता रहेगा जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा, और तब तक चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा जब तक कि कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होगी, है ना। और हम यदि कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है तो क्या होगा, धारामापी में विक्षोभ होगा। किंतु जब चुंबक कुंडली के सापेक्ष स्थिर हो तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का अस्तित्व रहेगा, किंतु उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है, जब भी चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, अर्थात जब हम चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो जाती है, और उस चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है, अर्थात दोनों ही स्थिति में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और हमको इसकी सूचना धारामापी के संकेतक के विक्षोभ के माध्यम से प्राप्त होता है ना। तो यह कब तक उत्पन्न होता रहेगा, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा।
तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, जैसा विद्युत फ्लक्स होता है उसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स भी होता है ना। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, अपने विद्युत फ्लक्स पढ़े हैं फर्स्ट यूनिट में, उसी प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी तल से लंबवत गुजरने वाली रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, है ना। यह चुंबकीय फ्लक्स होता है एक अदिश राशि होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के किसी तल के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं अर्थात चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र का हम बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होगा तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब चुंबक कुंडली के पास आएगा या फिर कुंडली चुंबक के पास जाएगा तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी, और जब कुंडली या फिर चुंबक एक दूसरे से दूर या फिर एक से दूर होते जाएगा तब उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी होगी, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में कमी होगी। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तब तक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये इसका पहला नियम हो गया, ठीक है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से वहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ना। ये पहला हो गया। अब दूसरा नियम है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है यहाँ पे, अर्थात उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहेगा तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी अनुपात से बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे अनुक्रमानुपाती बोला गया है। तो यहाँ पे दूसरा नियम हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है ना। पहला नियम यह बताया कि जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब उस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होगी, अर्थात विद्युत धारा प्रेरित होगी। और दूसरा नियम यह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जितना परिवर्तित होते जाएगा, जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा विद्युत वाहक बल का मान होगा। अब हम यदि मान लेते हैं कि किसी क्षण किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई 1 है ना, और टी समय के बाद, है ना, टी समय बाद उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई 2 हो जाता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन फाई 2 माइनस फाई 1, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती। तो दर है तो यहाँ पे बटा में समय आ जाएगा, है ना। दर लेंगे तो उसको हम समय से तुलना करेंगे। ये तो इसका परिवर्तन हो गया, इसको चाहे हम डेल्टा फाई भी लिख सकते हैं, है ना। और पहले प्रारंभ में समय कितना था, टी बराबर 0 था, उसके बाद कुछ समय टी पर ये लिया गया है परिवर्तन फाई 2 लिया गया है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर हो जाएगा आपका फाई 2 माइनस फाई 1 बटा टी, है ना, क्योंकि पहले टी 0 था बाद में टी हुआ तो टी माइनस 0, तो टी आ जाएगा यहाँ पे, ये फाई 1 है ना। तो ये इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, है ना। टी माइनस 0 है ना, पहले 0 था समय प्रारंभ होने के समय, उसके बाद टी हो गया तो टी माइनस 0। तो इसको मैं डेल्टा फाई और इसको डेल्टा टी लिख देता, तब
इस फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दूसरे नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, यह विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होगा, है ना। तब प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई अनुक्रमानुपाती हो जाएगा इसका, है ना, डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी, है ना। ये किसके बराबर है, फाइव टू माइनस फाइव वन के बराबर है, फाइव टू माइनस फाइव वन बटा टी के बराबर है ना। तो यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नियतांक हटा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस के, ये हो जाएगा डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो माइनस चिन्ह आया है, ऋण चिन्ह आया है, यह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। और चूंकि एसआई मात्रक में इस के का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं एसआई मात्रक में या फिर एसआई पद्धति में के बराबर 1 होता है, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर माइनस डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी, है ना। या फिर इसी को और लिख सकते हैं माइनस फाइव वन बटा टी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स में संबंध, या फिर यही फैराडे का दूसरा नियम है, ठीक है। तो इस प्रकार से फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम ये हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है ना। क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अब जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है उसकी दिशा को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए लेंज ने एक नियम दिया, जिसको लेंज का नियम कहते हैं ना। एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे लेंज का नियम कहते हैं। कौन सा नियम, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या बताता है, दिशा बताता है। किसकी दिशा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए लेंज ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे लेंज का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर सके जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है ना। इसको एक बार और समझते हैं। किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा, है ना, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह उस कारण का विरोध करेगा, उस कारण का विरोध कर सके जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो प्रेरित धारा किससे उत्पन्न हुई है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न हुई है ना। जब क्या करेंगे, एक चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं, है ना, एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की ओर ले जाते हैं तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो जाती है, अतः कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली की दिशा में आने का विरोध करेगा। यह तभी संभव है जब कुंडली का फलक चुंबक की ओर हो, अर्थात उत्तर ध्रुव की भांति कार्य करे, तभी वह प्रतिकर्षित कर पाएगा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा। तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त होगी। वामावर्त मतलब आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। और उसके विपरीत दक्षिणावर्त हो जाएगी जब हम कुंडली को दूर ले जाएंगे, ठीक है। दूर ले जाएंगे तो दूर जाने का विरोध करेगा, तो विरोध तब करेगा जब वह जो कुंडली है दक्षिण ध्रुव की भांति कार्य करे, है ना, जिससे प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्त हो जाएगी। इस प्रकार से ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही है ना। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, ठीक है।
तो यह लेंज का नियम हो गया। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, है ना। अगले चैप्टर में फिर अगले क्लास में एक नया चैप्टर और देखेंगे इसी पार्ट के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद।